वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है बच्चों। NMMS जो एग्ज़ाम 2025 जो आपकी 19 जनवरी को होने वाली है, उसमें जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और आज हमें वो पहला पेपर है वो देखने वाले हैं और लगभग आपका ऐसा ही पेपर है वो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही हेल्प है वो करेंगे एग्ज़ाम के अंदर, तो इनको अच्छे से रट लेना, अच्छे से समझ लेना। मैं आपको है वो क्वेश्चन और उसके आंसर वो बताता हुआ चलूँगा, तो आपको क्लास को ध्यान से देखना है और उसको समझना है ताकि आपका आने वाली 19 जनवरी को एग्ज़ाम में है वो क्वेश्चन गलत न हो बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर, तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें, सब्सक्राइब कर लेना। आपको डेली है वो क्लास आपको इसकी मिलेगी। और इसी के साथ में क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और क्लास को अपने छोटे जो बड़े भाई बहन है जो 8वीं क्लास के अंदर है जो NMS एग्जाम देने वाले हैं उनको भी शेयर करना क्लास को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिएगा, जो सेक्शन की योग्यता इसके अंदर जो सामाजिक विज्ञान आपके आते हैं वो 1 से लेकर 35 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 35 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन से संबंधित है। तो चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है आपको ध्यान रखना। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, चंपारण आंदोलन है वो कब हुआ था? 1917 को। और ये चंपारण है वो कहाँ पर हुआ था? चंपारण आंदोलन बिहार के अंदर। अब ये किससे संबंधित है, यानी इस चंपारण आंदोलन का नेतृत्व है वो बच्चों किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने सुना होगा गांधी जी ने और कौन से आंदोलन किए, तो आपको मैं बता देता हूं। एक तो उन्होंने चंपारण आंदोलन किया था, इसी के साथ में गांधी जी ने है वो एक खेड़ा आंदोलन भी किया था बच्चों, याद रखना। गांधी जी है वो अफ्रीका से कब आए थे? तो याद रखना बच्चों, ये भी याद रखना, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वो अफ्रीका से भारत वो लौटे थे। और याद रखना ये भी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो 1920 के अंदर है वो असहयोग आंदोलन है वो चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और गांधी जी ने 1924 के अंदर एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कौन सा अधिवेशन था वो याद रखना, बेलगाम अधिवेशन। और गांधी जी की जो हत्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर और यहाँ पर 1869 को है वो गांधी जी का जन्म होता है। और इसी के साथ में इनका जो निधन, इनकी मृत्यु है, यानी इनको कौन मार देता है? नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी को, 30 जनवरी और 1948 को है वो इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये ध्यान रखना महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू आपको पता होना चाहिए देश के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम PM प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे, ये भी आपको बच्चों याद रखना है। विनोबा भावे ने वो कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इन्होंने याद रखना भूदान ग्रामोदान। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो भूदान ग्रामोदान आंदोलन रविंद्रनाथ अपने विनोबा भावे ने। और इसी के साथ में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको याद रखना बच्चों कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। क्या लिखा था? राष्ट्रीय गान लिखा था। जन गण मन किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर बच्चों ये भी याद रखना क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये भारत के और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में वो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था बच्चों। तो अब बढ़ते हैं आगे। और इन्होंने साथ में किसकी स्थापना की थी? शांति निकेतन की। शांति निकेतन की स्थापना की थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन। और इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि है वो इनकी पुस्तक का नाम था बच्चों। तो ये भी आपको ध्यान है रखना। शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल के अंदर है, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है 2 नंबर क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी क्या होती है बच्चों आपको मैं बता दूं, जिस तरह से रुई, कपास या कॉटन को काटने वाली जो मशीन होती है उसका आविष्कार पूछा गया है। जो ऑप्शन नंबर 3 अपना हो जाएगा, जे.सी. बोस ने है वो इसका राइट आंसर है। जे.सी. बोस ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है तीसरा क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तत्कालिक कारण, तुरंत कारण क्या था? तो याद रखना गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस। गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूस इसका तत्कालिक कारण था, याद रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है बार बार में कि 1857 की क्रांति है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो याद रखना भारत में अगर पूछे
भारत में, तो भारत में 10 मई को कब हुई थी? 10 मई 1857 को बच्चों कहाँ से? मेरठ से। मेरठ उत्तर प्रदेश से है वो। 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से है वो, इसकी शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की। इसी के साथ में अगर पूछे कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल बच्चों याद रखना वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग है वो इसका गवर्नर जनरल था, जो एग्जाम में बार बार है वो पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बच्चों, प्रति क्या है? प्रति शब्द का क्या अर्थ है? जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना ये नहीं होता, जंगलों को साफ करना ये भी नहीं होता है, और जंगलों में खेती करना ये भी नहीं होता। तो फिर क्या होता है? तो ये होता है भाई, कुछ समय के लिए जमीन को बिना जोते हुए खाली छोड़ना। यानी कि प्रति क्या होती है? तो अपने जैसे अपने खेतों में नहीं होता क्या, हम कहते हैं ना अड़ाव छोड़ दियो, कहते हैं ना अपने अड़ावा छोड़ दियो ना। तो अड़ाव जो यानी खेत के अंदर जिस खेत को 2-3 साल के लिए हम उसकी बुआई नहीं करते हैं, बिना जोते हुए खाली छोड़ देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रति कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 नंबर क्वेश्चन है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1951 में किस नदी के किनारे शुरू की गई? तो याद रखना बच्चों, आपको पहले मैं बता देता हूँ, अंग्रेज है वो कहाँ पर आए थे? सबसे पहले बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर। और आपको पता है बंगाल जो पश्चिमी बंगाल है ना, उसकी राजधानी क्या है? कलकत्ता है। क्या है बच्चों? कलकत्ता है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पश्चिम जो ये कलकत्ता ना, ये किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। तो यानी कि सबसे पहले इंग्लिश फैक्ट्री यानी अंग्रेजों की फैक्ट्री 1651 में किस नदी किनारे लगी थी? हुगली नदी किनारे लगी थी। और हुगली नदी किनारे कौन सा शहर है? कलकत्ता शहर है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा नदी की बात करें बच्चों, याद रखना राजस्थान ये अपने भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर याद रखना, यानी 2525 किलोमीटर ये इसकी लंबाई। जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है अपने भारत की, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में ब्रह्मपुत्र नदी ये भी है, वो दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की। और साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? अहमदाबाद। अहमदाबाद याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो आधुनिक राजस्थान का निर्माण है वो कब हुआ था? तो आपको मैं बता दूं, आपके टॉपिक दे रखा एकीकरण। एकीकरण जो आप कक्षा 7 की बुक के अंदर एकीकरण दे रखा है, उस एकीकरण अपने राजस्थान में कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। और वो 7वां वो अंतिम चरण था ना, जिसमें राजस्थान बनकर तैयार हुआ था, आधुनिक राजस्थान, वो था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कितने चरण हुए थे? 7। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, 5वां चरण, 6ठा चरण और 7वां चरण। इस तरह से याद रखना। तो पहला चरण कब हुआ था? याद रखना बच्चों 18 मार्च को और 1948, जिसका नाम था मत्स्य संघ। क्या था? मत्स्य संघ था। दूसरे का जो चरण का नाम था वो था पूर्वी राजस्थान। तीसरे चरण का नाम था वो था, ध्यान रखना, अपना वृहद राजस्थान। और चौथे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। पांचवे का था संयुक्त और वृहद राजस्थान। और छठे चरण का नाम था राजस्थान संघ। और लास्ट जो अंतिम 7वां चरण था वो वर्तमान राजस्थान या आधुनिक राजस्थान, जो 1 नवंबर को संपन्न हुआ था, याद रखना। और ये देखना, इसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया था। और इसके 7वें चरण के प्रधानमंत्री ये कौन थे? तो वो मोहनलाल सुखाड़िया थे, याद रखना। और मोहनलाल सुखाड़िया को है वो आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया कहते हैं, जो राजस्थान के 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, याद रखना। और 30 मार्च जो यहाँ पर दे रखा है, तो 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस। बच्चों क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस है वो मनाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? अब राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें आपको मैं बता देता हूँ, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनी थी? 6 सैनिक छावनी थी, 6। और 6 के मैं आपको नाम बता देता हूँ। उसके अलावा जो है वो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी। तो पहले तो आपको ध्यान रखना, नसीराबाद है वो अपने राजस्थान में सैनिक छावनी थी। दूसरी आपको याद रखना है एरीनेपुरा, जो राजस्थान में सैनिक छावनी थी। 3 नंबर पर आपको याद रखना है खेरवाड़ा। और चौथी जो आपको याद रखनी है वो है ब्यावर। क्या है? ब्यावर। 5वीं आपको याद रखनी है वो है देवली।
कौन सी छावनी थी? देवली। और नेक्स्ट अपनी लास्ट छावनी थी वो थी नीमच। कौन सी थी? नीमच, याद रखना। तो नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, इरिनपुरा और नसीराबाद, ये अपने राजस्थान में 6 छावनी थी। तो इसमें देखो देवली है, बिल्कुल थी राजस्थान में, खेरवाड़ा भी राजस्थान की सैनिक छावनी थी, ब्यावर भी सैनिक छावनी थी, टोंक है वो छावनी नहीं थी। तो राजस्थान में 6 थी, इसमें से टोंक नहीं थी। ये 6 की 6 आपको मैंने नाम बता दिए और 6 थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में 1897 की क्रांति की शुरुआत है वो कब हुई थी, तो 28 मई को। कब हुई थी? 28 मई को। और कहाँ से हुई थी, किस छावनी से हुई थी? तो नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी से वो राजस्थान में 1897 की क्रांति की शुरुआत होती है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, पहले तो आपको पता होना चाहिए लिंगानुपात क्या होता है बच्चों। तो लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुष पर है वो कितनी महिलाएं हैं। तो राजस्थान का कुल लिंगानुपात है वो 928 है, यानी 1000 पुरुष पर है वो कितनी महिलाएं हैं? 928 महिलाएं हैं। ये अपने को ध्यान रखना, ये है राजस्थान का लिंगानुपात। इसमें पूछा सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात अगर आपसे पूछे तो डूंगरपुर का है। किसका है? डूंगरपुर का 994 है। जबकि सबसे कम पूछे तो आपको बताना धौलपुर का है, जो कितना है? 846 लिंगानुपात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर और धौलपुर। डूंगरपुर का सबसे ज़्यादा है, यानी कि 994, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 994 महिलाएं हैं। जबकि धौलपुर के अंदर है वो 1000 पुरुषों के ऊपर है। अगर बात करें तो देखें तो है वो कितनी महिलाएं? 846 है, तो सबसे कम है, याद रखना। इसके अलावा जनगणना 2011 से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़ है, याद रखना। इसी के साथ में अगर बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या है वो, अगर बात करें भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 5.17% है, याद रखना। इसी के साथ में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखना। प्रति जो वर्ग किलोमीटर है, याद रखना, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 200 है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात अगर जो घनत्व पूछे तो वो किसका, आपको जयपुर का बताना है। घनत्व पूछे, घनत्व यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, और सबसे कम है वो किसका है? जैसलमेर का। ये अपने को ध्यान है रखना है। साक्षरता की अगर बात करें तो राजस्थान की साक्षरता 66.11% है। राजस्थान का लिंगानुपात हमने बता दिया 928 है। इसके अलावा राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति जो जनसंख्या घनत्व वो है 200 है। और इसके अलावा ये अपने को ध्यान है रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना राजस्थान में कहाँ हुई थी? तो सूती वस्त्र मिल की जो पहली स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? याद रखना, ब्यावर अजमेर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जा सकता है भाई। तो सूती वस्त्र मिल की स्थापना ब्यावर अजमेर में हुई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ब्यावर में हुई थी, तो ब्यावर अब राजस्थान का वैसे जिला था, फिर अब नहीं हटा दिया। तो सूती वस्त्र की स्थापना कब की गई थी? 1889 के अंदर। 1889 में ब्यावर के अंदर सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। अब मेरे को कमेंट में आपको ये बताना है बच्चों कि सूती वस्त्र मिल जो राजस्थान की पहली थी उसका नाम क्या था, उसका क्या नाम था, ये मेरे को कमेंट में आपको बताना है। देखते हैं कौन पढ़ता है अच्छे से। चंदेरिया सीसा जस्ता शोध संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो चंदेरिया, याद रखना बच्चों, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चंदेरिया जो सीसा जस्ता शोध संयंत्र है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये अपने को ध्यान है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों वो बड़ा ही शानदार और जानदार यहाँ पर है, वो पूछा गया है संविधान से। कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है? तो अगर आपने पढ़े होंगे मौलिक अधिकार, अपने संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 बच्चों। तो 7वां हटा दिया। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। अब 6 है, 6 अधिकार अपने हैं। तो जिसमें से एक तो है समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अपने को ध्यान रखना, और धर्म और अपने संस्कृति का अधिकार है, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। तो इसके साथ में अगर बात करें तो ये 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चों को हम मजदूरी नहीं करवा सकते, यानी कि उनका शोषण नहीं कर सकते। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं? तो हमने लिए अमेरिका से। कहाँ से लिए? अमेरिका से वो हमने लिए बच्चों। और याद रखना मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 3 में है बच्चों। किस भाग में है? भाग नंबर 3 में है।
और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ये याद रखना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार है, राज्यसभा से संबंधित। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है, तो राज्यसभा के अंदर निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो निर्वाचित सदस्य वर्तमान में कितने हैं? 245 है। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो कुल सदस्य होते हैं गुरुजी, याद रखना बच्चों, 250। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा में जो सभापति होता है ना, राज्यसभा का जो सभापति होता है ना बच्चों, वो याद रखना वो होता है देश का उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति है वो। क्या होता है? सभापति होता है, याद रखना। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है, जो अपने राजस्थान के ही हैं, ठीक है, ये अपने को ध्यान है रखना है। और राज्यसभा है वो का कार्यकाल, यानी राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल का मतलब होता है कि इस राज्यसभा में जो व्यक्ति जाता है सांसद बनकर, वो 6 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 6 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहता है। और ये क्या होता है? स्थायी सदन होता है बच्चों। इसको है वो भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ में बच्चों याद रखना, राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र, राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए बच्चों, याद रखना, कितनी? 30 वर्ष। 30 वर्ष न्यूनतम उम्र है वो होनी चाहिए राज्यसभा में जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बच्चों कब की गई थी? 1950 में। याद रखना, अपना 26 जनवरी 1950 को है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो अपना दिल्ली के अंदर है। सर्वोच्च न्यायालय अगर आपसे पूछ ले बच्चों कि कहाँ पर है, तो दिल्ली के अंदर है। और सर्वोच्च न्यायालय जो मतलब अंतिम न्यायालय अपने यहाँ पर न्याय, वो अंतिम न्यायालय किया जाता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 1947 में बच्चों क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था, याद रखना। और सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये ध्यान रखना बच्चों, संजीव खन्ना बने हैं। कौन बने हैं? खन्ना है वो बने हैं, जो 51वें नंबर के, ये अपने को ध्यान है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब के अंदर। अमृतसर कहाँ पर आता है? पंजाब के अंदर। और अगर आप कॉमन सेंस का दिमाग भी लगाते तो आपको पता है जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। तो राजस्थान में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हुआ। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र में, तो मुंबई में भी नहीं हुआ। दिल्ली जो भारत की राजधानी, यहाँ पर भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड। और अब आपको यहाँ पर एक मैं बात बता देता हूँ, 13 अप्रैल कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखना, जिसमें हजारों लोग वो मारे गए थे। और ये गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने। किसने दिया था? जनरल जो डायर है उसने है वो यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जो अमृतसर पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है, बायोगैस मिश्रण है, तो याद रखना बच्चों, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या है? बायोगैस मिश्रण है। डेली यह क्लास आपको 8 बजे है वो रात को मिलेगी बच्चों। इसी के साथ में आपको बता दूं, सुबह 6 बजे अपनी क्लास आती है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री एक ही क्लास के अंदर पूरा राजस्थान का इतिहास है वो मैंने करवा दिया है। और इसी के साथ में राजस्थान का संपूर्ण कला और संस्कृति भी मैंने है वो क्लास डाल दी है, ये अपने ध्यान रखना। कल सुबह आपके है वो राजस्थान की जो भूगोल, राजस्थान का भूगोल है वो आने वाला है, तो उस क्लास को भी देखना न भूलें, ठीक है। और शाम को अपने 8 बजे ये आपको क्वेश्चन सीरीज अपनी चल रही है, ये क्वेश्चन मैं करवाता रहूँगा। 35 क्वेश्चन, रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन कहलाता है। तो रेशम के कीट का जो हम उत्पादन करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसको कहते हैं सेरीकल्चर। किसे क्या कहते हैं बच्चों? सेरीकल्चर है वो कहते हैं। जबकि अगर आपसे पूछे अंगूर की खेती करते हैं, अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो विटीकल्चर कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना। फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और पिशीकल्चर किसे कहते हैं? मछली पालन को पिशीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अनवीकरणीय संसाधन जिसको बोलते हैं हम कह सकते हैं, यानी कि बच्चों कौन सा? गैर परंपरागत, परंपरागत। अनवीकरणीय का मतलब होता है परंपरागत जो, यानी कि जिसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, यानी कि वो कौन कौन से आते हैं? तो याद रखना, कोयला क्या है? अनवीकरणीय है। इसको हम
ये परंपरागत मतलब जो परंपरा से चले आ रहे हैं, परंपरा का मतलब होता है अनवीकरण का मतलब होता है सीमित। क्या होता है बच्चों? सीमित, यानी कि ये लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है ये संसाधन। ये बाद में है वो आने वाले वर्षों में 50-60 साल के बाद में खत्म हो जाएंगे। तो जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही आएगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि गुरुजी ये अनवीकरणीय है, तो फिर नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? तो याद रखना, जैसे बच्चों अगर आपसे मैं पूछूं सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है ना, वो हमेशा जब तक सूरज रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक सूरज रहेगा, तो सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी हमेशा जिंदगी में हवा चलती रहेगी, तो पवन से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो पवन ऊर्जा। इसके अलावा तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ये इसमें नवीकरणीय में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? क्या पूछा है? कितना प्रतिशत भूमि है? तो जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी में बच्चों याद रखना ये क्या है? भूमि है। ये क्या है? भूमि है। और बाकी पृथ्वी पर क्या है? जल ही जल है। क्या है? जल ही जल है पृथ्वी के ऊपर पूरे में। तो याद रखना, तो अब कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखना, लगभग 70% तो क्या है? जल है बच्चों। पृथ्वी पर जल है वो कितना प्रतिशत है? 70। तो बाकी 30% है वो क्या है? वो अपनी भूमि है। तो अब यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा, जो क्या पूछी है? अपने कुल क्षेत्रफल पर, कुल भूपृष्ठ पर यानी पृथ्वी पर कितना भूमि है? तो 30% भूमि है, याद रखना। ये पूछा गया है 10.41%। तो ये क्या है? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जैसे ये अपना भारत का मैप है, ठीक है, और ये जो भारत का मैप है ना, इस मैप की अगर मैं बात करूं तो इस एक मैप पर है वो, ये जैसे भारत है, तो भारत में ये यहाँ पर राजस्थान आ जाता है। तो 10.41%, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखागार में रखे जाते हैं। तो अभिलेखागार, इसमें क्या रखे जाते हैं बच्चों? तो याद रखना, पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियाँ। ये ऑप्शन नंबर 1 ही अपने राइट आंसर हो जाएगा। अभिलेखागार में पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियाँ रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चहामानों या फिर चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो बच्चों याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय है वो सबसे प्रसिद्ध शासक था, याद रखना। अब ये प्रसिद्ध क्यों था तो ये भी बता देता हूँ। तो याद रखना, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध है वो हुआ था बच्चों, याद रखना 1191 में। किसके बीच में? तो पृथ्वीराज के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में। मोहम्मद गोरी के बीच में जो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज है वो जीता था, ठीक है। फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है, याद रखना, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में दूसरा युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी है वो जीत जाता है और पृथ्वीराज वो हार जाता है, याद रखना। और ये ध्यान रखना, सबसे शक्तिशाली राजा था, इसलिए यह प्रसिद्ध है चौहान वंश का। और इनके पिता का नाम था सोमेश्वर, याद रखना। इसके अलावा बच्चों याद रखना, विग्रहराज चतुर्थ, ये भी चौहान वंश के ही शासक थे और इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। और संस्कृत पाठशाला को फिर किसने तोड़ दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने है वो इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया और इसे तोड़कर इसने बना दिया 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है जो अपने कहाँ पर है, याद रखना, अजमेर के अंदर। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन यह पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण विग्रहराज चौहान ने करवाया था, याद रखना। तो पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है, जो यह अपने को याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान का एक दरबार में कवि भी था जिसका नाम है, क्या था? चंद्रबरदाई। क्या नाम था बच्चों? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है जो पृथ्वीराज के बारे में है वो बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहां से राष्ट्रीय ध्वज को संबोधित करते हैं? तो याद रखना बच्चों, लाल किला। लाल किला जो दिल्ली से है वो भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर है वो यहाँ पर ध्वज को फहराते हैं, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर 2। और लाल किला कहाँ पर? दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो
तो सोमनाथ मंदिर है वो बच्चों ध्यान रखना गुजरात राज्य में स्थित है, सोमनाथ गुजरात में। अब इसकी एक मैं कहानी बताता हूँ। हुआ क्या कि जो मैंने बताया था ना मोहम्मद गोरी, जो पृथ्वीराज के बीच में युद्ध होता है तराइन का, उससे पहले एक शासक आया था जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी। क्या नाम था बच्चों? मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी ने भारत पर है वो 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। उसमें से 17 आक्रमण में से एक आक्रमण इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर भी किया था। और कब किया था वो? तो सोमनाथ मंदिर पर इसने 1025 ईस्वी के अंदर है वो, यहाँ पर बात करें तो हमला किया था और इसने सोने चांदी वो मंदिर से लूटे थे और ये चला गया था लूट कर। तो याद रखना सोमनाथ मंदिर गुजरात में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने 1025 ईस्वी के अंदर सोमनाथ मंदिर को लूटा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है रामचरित्र मानस के लेखक कौन है? तो रामचरित्र मानस के लेखक कौन है? तो याद रखना तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखी थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कबीरदास जी ने क्या लिखी, तो कबीरदास जी ने बच्चों याद रखना बिज्जक। क्या लिखी थी? बिज्जक किसने लिखी थी? कबीरदास जी ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ननकाना साहिबा किसने लिखी थी, तो नानक देव जी ने। जो और गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की पुस्तक थी बच्चों। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास की। अगर मैं आपसे पूछूं रामायण किसने लिखी, तो रामायण पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो याद रखना बच्चों वाल्मीकि ने। किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। इसके अलावा मैं पूछूं महाभारत किसने लिखी, तो महाभारत है वो भी अपने को ध्यान रखना है बच्चों। महाभारत है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी वेद व्यास जी ने। वेद व्यास ने लिखी थी। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो बच्चों बताओ, ये मैं यहाँ पर नाना भाई खाट, गोकुल भाई भट्ट, मामा बालेश्वर या भोगीलाल पांड्या। तो आदिवासियों का मसीहा तो बच्चों किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत। अगर आपने मेरी राजस्थान की जो इतिहास वाली क्लास देखी है तो मैंने उसको अच्छे से बताया था कि मोतीलाल तेजावत है वो क्या है बच्चों, याद रखना तेजावत को है वो आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। जबकि वागड़ का गांधी किसे कहते हैं बच्चों? भोगीलाल पांड्या को। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना। नाना भाई खाट और संगा भाई खाट को किसने बचाया था? तो वीर बाई कालाबाई ने, कालीबाई ने। और कालीबाई किस गांव की थी? तो बच्चों ये भी पूछ लिया जाता। तो कालीबाई है वो रास्तापाल गांव की थी। कहाँ की थी? रास्तापाल गांव जो डूंगरपुर के अंदर आता है। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को, जो डूंगरपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल कौन सी है भाई? खरीफ की फसल तो गेहूं भाई रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है। तो फिर बच्ची कौन सी? चावल है वो खरीफ की फसल है। चावल किसकी फसल है? खरीफ की फसल। खरीफ में क्या आता है? जैसे अपने राजस्थान में मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार, ज्वार और ये चावल, कपास, ये सभी क्या है? मूंगफली, ये सभी खरीफ की फसल है। जबकि रबी की फसल कौन सी होती है बच्चों? तो रबी में गेहूं, सरसों, चना, तारा मीरा ये सब जो आती है तो वो इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो विजय स्तंभ का निर्माण, पहली बात तो विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में बच्चों। और किसने निर्माण करवाया? तो महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने यह इस तरह से 9 मंजिल विजय स्तंभ है, याद रखना। जो 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये अपने को ध्यान में रखना है। जबकि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून को हुआ था बच्चों, याद रखना 1576 में। और स्वाई जय सिंह ने जयपुर शहर का निर्माण करवाया। तो जयपुर शहर का निर्माण जयपुर किसने बसाया था? तो जयपुर है वो, अगर बात करें तो ये जयपुर है वो, यहाँ पर बात करें स्वाई जय सिंह ने ही बसाया था, याद रखना जयपुर शहर। और राणा सांगा जो वीर योद्धा थे, इनके बीच में और बाबर के बीच में एक युद्ध होता है बच्चों, याद रखना, जिसको कहते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में, याद रखना, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, जिसमें यहाँ पर बाबर जीतकर मुगल वंश की स्थापना करता है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो आपको पता है गोडावन है वो राजस्थान का राज्य पक्षी है। जबकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। और गोडावन क्या है?
अपना राजस्थान का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है भाई? राज्यपाल। जनता तो इनको क्या देती है? वोट देती है, यानी कि उनका चुनाव करती है, लेकिन इनको नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल है वो करता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और राज्यपाल ही है वो इनको शपथ दिलाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री क्या होता है, याद रखना बच्चों, विधानसभा 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 में बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। याद रखना, बहुमत दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। याद रखना, विधानसभा में। और जो विधायक होते हैं ना बच्चों, विधायक को क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखना। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जैसे मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति भी आपको ध्यान रखनी है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति है वो मुख्य राज्यपाल की नियुक्ति करता है। याद रखना। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है शपथ। याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु है? तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, भारत में मताधिकार यानी वोट डालने की न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष है। अब आपको मैं कुछ उम्र बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र, जैसे न्यूनतम आयु है ना, तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? और इसी के साथ में अगर मैं पूछूं बच्चों, अपने मुख्यमंत्री के लिए वो न्यूनतम उम्र है वो क्या होनी चाहिए? इसके अलावा विधायक के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? और इसी के साथ में अगर मैं आपसे पूछूं कि सरपंच के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? और वोट डालने के लिए है वो क्या न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? तो ये अपने को ध्यान है रखना है। तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष, ये 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए, 35 वर्ष राज्यपाल के लिए, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होती है, मुख्यमंत्री के लिए भी 25 वर्ष ही न्यूनतम उम्र होती है, विधायक के लिए भी याद रखना 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होती है, और सरपंच के लिए 21 वर्ष, और वोट डालने के लिए है वो 18 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। ये अपने को ध्यान रखना। तो ये मताधिकार की न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष है। याद रखना भाई। क्लियर है बात? आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन है? तो संचार का साधन, रेडियो भी संचार का साधन है, टीवी भी संचार का साधन है, और न्यूज़पेपर यानी अखबार भी संचार का साधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी है वो संचार के ही साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे गहरी खान है वो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में है। अब यहाँ पर बात करें तो महाद्वीप की बात आई है, तो मेरे को ये बता दो बच्चों, कुल महाद्वीप कितने होते हैं? तो कुल महाद्वीप हैं 7। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो सातों महाद्वीप में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये अपने को ध्यान रखना है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एशिया ही महाद्वीप में भारत अपना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे किस मंडल में होती है? तो रेडियो तरंगे हैं वो किस मंडल में होती है बच्चों? तो ये अपने को ध्यान रखना, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बात करें तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो याद रखना, भूकंप मापी नहीं होगा भाई, याद रखना भूकंप मापी जिसको हम सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ है वो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अपना सिस्मोग्राफ, तो भूकंप मापी, लेकिन इसका आंसर तीव्रता नहीं मापता, ये भूकंप को मापता है। तो भूकंप को अगर सीधा क्वेश्चन आता ना कि भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी। लेकिन ये पूछा कि भूकंप की तीव्रता तो कौन मापता है? रिएक्टर स्केल। कौन मापता है? रिएक्टर स्केल इसका राइट आंसर आ जाएगा। जबकि वायु की दाब को मापने वाला बोरोमीटर। ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों?
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखना। जबकि 16 दिसंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को है वो शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस, क्योंकि गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी, तो शहीद दिवस वो 30 जनवरी को मनाते हैं गांधी जी की याद में। और नेक्स्ट आज का इस क्लास का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो आपको ध्यान रखना, प्रत्येक 10 वर्षों के बाद में है वो जनगणना की जाती है। कितने वर्षों के बाद में जनगणना की जाती है? 10 वर्षों में। और आपको ये भी ध्यान रखना, जनगणना की बात हुई तो भारत में प्रथम जनगणना कब की गई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत है वो वो बच्चों कब हुई थी? तो याद रखना 1872 में। और किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मेयो, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? मेयो, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन दशकीय जनगणना कब हुई थी? यानी 10 वर्षों से जनगणना होगी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1881 से लॉर्ड रिपन के समय, याद रखना लॉर्ड रिपन के समय। तो ये जनगणना से संबंधित जो जनगणना 10 वर्षों से की जाती है। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से है वो समझ में आया होगा। तो ये मैंने आपको वो 1 से लेकर 35 क्वेश्चन है वो करवा दिए। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। रोज़ आपको शाम को 8 बजे यह क्लास मिलेगी, सुबह 6 बजे आपको है वो क्लास अपनी चल रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।